Hello everyone, welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 1st December 2021 and today's important nursing MCQs are: first question, aerobic respiration is performed by. एरोबिक रेस्पिरेशन किसके द्वारा होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन का मीनिंग है ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए ग्लाइऑक्सीसोम्स, ऑप्शन बी राइबोसोम्स, ऑप्शन सी लाइसोसोम्स, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा स्ट्रक्चर एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए आवश्यक होगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। हमेशा याद रखिएगा एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आइए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। Mitochondria is a cell organelle of rod or oval shaped. माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर देखने में कुछ इस प्रकार की होती है। इसे आप रोड शेप्ड या ओवल शेप्ड कह सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया contains enzymes for aerobic stages of cell respiration and thus sites of most ATP synthesis or oxidative metabolism, so it is called powerhouse of the cell. एग्जाम में पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से किसे जाना जाता है, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा भी गया था। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए जरूरी माने जाते हैं। साथ ही साथ सेल की एनर्जी कॉइन्स या एटीपी का निर्माण भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है। इसीलिए इसे हम पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच लेयर ऑफ आर्टरी कंटेन्स स्मूथ मसल्स? आर्टरी की कौन सी लेयर स्मूथ मसल्स की बनी होती है? ऑप्शन ए ट्यूनिका इंटरना, ऑप्शन बी ट्यूनिका मीडिया, ऑप्शन सी ट्यूनिका अल्बा, ऑप्शन डी ट्यूनिका एक्सटर्ना। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। आर्टरी की ट्यूनिका मीडिया लेयर जो कि मिडिल लेयर होती है स्मूथ मसल्स की बनी होती है। आइए इनके बारे में जान लेते हैं। आर्टरी में टोटल 3 कोट्स होते हैं, 3 लेयर्स होती हैं। सबसे पहला है ट्यूनिका इंटरना, ये सबसे अंदर वाली लेयर होती है और एंडोथीलियम की बनी होती है। इसके बाद मिडिल लेयर आती है जिसे आप ट्यूनिका मीडिया के नाम से जानते हैं और इसका निर्माण स्मूथ मसल्स और इलास्टिक फाइबर्स से मिलने से होता है। ट्यूनिका मीडिया इज अ मिडिल लेयर एंड इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर्स। लास्ट आउटर मेम्ब्रेन जो होती है, लेयर जो होती है, उसे आप ट्यूनिका एक्सटर्ना या ट्यूनिका एडवेंटिशिया के नाम से जानते हैं और इसका निर्माण कनेक्टिव टिश्यूज के द्वारा होता है। ट्यूनिका एक्सटर्ना या ट्यूनिका एडवेंटिशिया आर्टरी की सबसे बाहर वाली लेयर है और इसका निर्माण कनेक्टिव टिश्यूज के मिलने से होता है। आइए अब जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो कि प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। फर्स्ट पॉइंट, कैपिलरी आर द ब्लड वेसल्स दैट कनेक्ट्स आर्टरी टू वेन्स। हमारी आर्टरीज को वेन्स से जोड़ने के लिए कैपिलरीज रिस्पॉन्सिबल होती हैं। आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करने वाली जो ब्लड वेसल्स हैं उसे आप
कैपिलरी के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही मेन स्ट्रक्चर्स होती हैं, बारीक स्ट्रक्चर्स होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ वेन कॉल्ड वेन्यूल्स। वेन्स की सबसे छोटी ब्रांच होती है वेन्यूल्स। नेक्स्ट पॉइंट, एरोटा इज अ लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ बॉडी एंड लार्जेस्ट वेन इज इंफीरियर वेना कावा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे शरीर की लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है, तो आप बताएंगे एरोटा। और इसका जो डायमीटर होता है, व्यास होता है, वो होता है 2 to 3 सेंटीमीटर्स, 2 to 3 सेंटीमीटर्स। और यदि आपसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट वेन कौन सी है, तो आप बताएंगे इंफीरियर वेना कावा। Inferior vena cava is the largest vein. Aorta is the largest artery. Next बात करते हैं, inferior phrenic artery supplies blood to the diaphragm. हमारे thoracic cavity को abdominal cavity से अलग करने वाली स्ट्रक्चर यानी डायफ्राम को फ्रीनिक आर्टरी द्वारा सप्लाई दी जाती है। Inferior phrenic artery supplies blood to the diaphragm. Question number 3. All of the following disorders are chronic obstructive pulmonary disorders except. आपको बताना है कि COPD में कौन सा कंडीशन, कौन सी डिजीज इंक्लूड नहीं की जाती। ऑप्शन ए एम्फाइसीमा, ऑप्शन बी ब्रोंकियल अस्थमा, ऑप्शन सी क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ऑप्शन डी प्लूरल इफ्यूजन। विच इज नॉट इंक्लूडेड इन COPD? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन को हम COPD में इंक्लूड नहीं करते हैं। COPD में टोटल 4 डिसऑर्डर्स को इंक्लूड किया जाता है। सबसे पहले है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा में आपको बैरल शेप्ड चेस्ट देखने को मिलेगा। पिंक पफर भी इसी में देखा जाता है। और दूसरे नंबर पर आता है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, और तीसरे नंबर पर आता है क्रॉनिक ब्रोंकिएक्टेसिस, और फोर्थ नंबर पर है ब्रोंकियल अस्थमा। यदि आपसे पूछा जाए कि COPD में कौन से 4 कंडीशंस को इंक्लूड किया जाता है, तो आप बताएंगे एम्फाइसीमा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव ब्रोंकाइटिस, क्रॉनिक ब्रोंकिएक्टेसिस और लास्ट है ब्रोंकियल अस्थमा। क्वेश्चन नंबर 4. Which of the following layer of adrenal glands secrete glucocorticoids? एड्रिनल ग्लैंड की कौन सी लेयर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन का सिक्रीशन करती है? ऑप्शन ए एड्रिनल मेड्यूला, ऑप्शन बी जोना ग्लोमेरुलोसा, ऑप्शन सी जोना फेसिक्यूलाटा, ऑप्शन डी जोना रेटिक्युलरिस। कौन सी लेयर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का सिक्रीशन करती है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी जोना फेसिक्यूलाटा के द्वारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का सिक्रीशन किया जाता है। आइए एड्रिनल ग्लैंड के बारे में जान लें। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ग्लैंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एड्रिनल ग्लैंड ऑल्सो नोन एज सुप्रारीनल ग्लैंड्स, दे आर स्मॉल ट्राइंगुलर शेप्ड ग्लैंड लोकेटेड ऑन टॉप ऑफ बोथ किडनीज। हमारी दोनों किडनीज के ऊपर ट्राइंगुलर शेप की ग्लैंड पाई जाती है। इसे ही हम एड्रिनल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। किडनीज के ऊपर पाए जाने की वजह से इसे हम सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं। सुप्रा मीन्स अपॉन, रीनल मीन्स किडनी।
एड्रिनल ग्लैंड इज मेड अप ऑफ टू मेन पार्ट्स। एड्रिनल ग्लैंड का निर्माण दो पार्ट से मिलकर होता है। पहला है एड्रिनल कॉर्टेक्स और दूसरा है एड्रिनल मेड्यूला। आपकी जो एड्रिनल ग्लैंड है वो इस प्रकार की ट्रायंगुलर शेप्ड ग्लैंड होती है। इसके दो पार्ट्स होते हैं। जो बाहर वाला ये पार्ट है, बड़ा वाला हिस्सा, इसे हम एड्रिनल कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं और जो ये अंदर वाला हिस्सा है इसे हम एड्रिनल मेड्यूला के नाम से जानते हैं। आइए इनके बारे में जान लें, इम्पॉर्टेंट हैं ये दोनों। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है उसे हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये आपकी एड्रिनल ग्लैंड है और ये जो पार्ट है आउटर वाला, इसे हम फर्दर तीन पार्ट्स में, तीन लेयर्स में डिवाइड करते हैं जिनके द्वारा इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स का सिक्रीशन किया जाता है। आइए इनके बारे में, इनके पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं। एड्रिनल ग्लैंड का जो आउटर पार्ट है उसको हम जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिक्युलाटा, जोना रेटिक्युलरिस नाम से डिवाइड कर सकते हैं, तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसे याद रखने के लिए आप GFR टर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। GFR के बारे में आप जानते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। यहाँ पर हम एड्रिनल कॉर्टेक्स के पार्ट्स को याद रखने के लिए इसे उपयोग कर सकते हैं। G से है जोना ग्लोमेरुलोसा, F से है जोना फेसिक्युलेटा और R से है जोना रेटिक्युलरिस। इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। जोना ग्लोमेरुलोसा जो पार्ट है वो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स का सिक्रीशन करती है और इम्पॉर्टेंट मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स का नाम यदि आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे एल्डोस्टेरोन। एग्जाम में ये पूछा भी गया है कि एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन किस पार्ट के द्वारा होता है, किस मेम्ब्रेन के द्वारा होता है, तो आप बताएंगे जोना ग्लोमेरुलोसा। नेक्स्ट आता है जोना फेसिक्युलोटा। ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का सिक्रीशन करती है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में आपका कॉर्टिसोल इंपॉर्टेंट है। कॉर्टिसोल का सिक्रीशन जोना फेसिक्युलेटा द्वारा किया जाता है। लास्ट पार्ट आता है जोना रेटिक्युलरिस। जोना रेटिक्युलरिस के द्वारा एंड्रोजन्स और एस्ट्रोजन दोनों का सिक्रीशन होता है। जोना रेटिक्युलरिस के द्वारा एंड्रोजन और एस्ट्रोजन दोनों का ही सिक्रेशंस होता है। अब बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड के मिडिल वाले पार्ट की, जिसे आप एड्रिनल मेड्यूला के नाम से जानते हैं। इट इज लोकेटेड इनसाइड द एड्रिनल कॉर्टेक्स इन द सेंटर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। इट प्रोड्यूस स्ट्रेस हार्मोन इंक्लूडिंग एड्रिनलिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन यहाँ से सिक्रीट होता है, एड्रिनलिन। एड्रिनलिन को आप स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। करो या मरो की स्थिति में, फाइट और फ्लाइट की सिचुएशन में ये आपकी बॉडी को प्रिपेयर करता है उस सिचुएशन को टेकल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर वार्निंग साइंस ऑफ कैंसर एक्सेप्ट। इस वर्ड को इग्नोर ना कीजिएगा, इसके आते ही क्वेश्चन का मीनिंग ऑपोजिट हो जाता है, बदल जाता है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा कैंसर का वार्निंग साइन नहीं है। ऑप्शन ए, चेंज इन बाउल और ब्लैडर हैबिट। ऑप्शन बी, a sore that heals completely. Option C, unusual bleeding or discharge. Option D, lump in breast or elsewhere, which is not a major warning sign of cancer. The right answer is option B, a sore that heals completely. ऐसा घाव जो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अगर ऐसी कोई फाइंडिंग है तो वहां पर कैंसर नहीं होता। कैंसर के केस में ऐसा घाव होता है जो कभी भरता ही नहीं है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। कैंसर के इंपॉर्टेंट वार्निंग साइंस को याद रखने के लिए एक
टर्म है जिसे आप कॉशन के नाम से जानते हैं, CAUTION। इस पूरी टर्म के द्वारा कैंसर के इंपॉर्टेंट सिम्टम्स को, साइंस को हम डिस्क्राइब करेंगे। C का मतलब होता है चेंज इन बाउल एंड ब्लैडर हैबिट। अगर किसी क्लाइंट में अचानक से बाउल और ब्लैडर हैबिट बदल जाए तो ये कैंसर का साइन है। मान लीजिए पेशेंट को अचानक से डायरिया हो जाता है या अचानक से उसे कॉन्स्टिपेशन रहने लगता है और काफ़ी लंबे समय तक रहता है, ठीक नहीं होता है, तो ये सभी कैंसर के इंपॉर्टेंट साइंस माने जाएंगे। A स्टैंड्स फॉर अ सोर दैट डज नॉट हील। शरीर में कहीं ऐसा घाव बन जाए जो बिल्कुल ठीक हो ही नहीं पा रहा है, तो ये भी कैंसर का इंपॉर्टेंट साइन माना जाएगा। U स्टैंड्स फॉर अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज फ्रॉम बॉडी ऑरिफिस। शरीर के किसी हिस्से से अनयूजुअल, जो कि नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल डिस्चार्ज आने लगे तो ये भी कैंसर का साइन है। मान लीजिए किसी वुमेन में ब्रेस्ट से एबनॉर्मली डिस्चार्ज आ रहा है तो ये कैंसर का साइन है। किसी वुमेन में मेनोपॉज हो चुका है लेकिन फिर भी वेजाइनल ब्लीडिंग है तो ये कैंसर का साइन हो सकता है। T स्टैंड्स फॉर थिकनिंग और ट्यूमर इन ब्रेस्ट और अदर पार्ट्स। शरीर के किसी हिस्से या ब्रेस्ट में अचानक किसी गांठ का या ट्यूमर का बन जाना कैंसर का साइन है। I स्टैंड्स फॉर इनडाइजेशन और डिफिकल्टी इन स्वेलविंग। अगर किसी क्लाइंट में इनडाइजेशन रहता है या उसे खाना निगलने में, स्वेलविंग करने में दिक्कत हो रही है तो इट मे बी साइन ऑफ कैंसर। O स्टैंड्स फॉर ओवियस चेंज इन वॉट एंड मोल। शरीर पर मौजूद किसी मोल यानी तिल और किसी पैच वाली जगह पर अचानक से कुछ एबनॉर्मल कलर चेंजेस या उसकी थिकनिंग होने लग जाए तो ये कैंसर का साइन है। N स्टैंड्स फॉर नैगिंग कफ एंड परसिस्टेंट हॉर्सनेस। अगर किसी क्लाइंट में आवाज घोड़े जैसी हो जाती है या फिर उससे लगातार खांसी रहती है तो ये लैरिंजियल कैंसर का इंपॉर्टेंट साइन माना जाता है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन टर्म को होपफुली आप याद रखेंगे और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पहले पूछा भी गया है, अपकमिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस विच आर प्रेजेंट एट बर्थ एंड रिमेन अनचेंज्ड थ्रू आउट अडल्टहुड। जन्म के समय न्यूबॉर्न में कुछ रिफ्लेक्सेस पाए जाते हैं और अडल्टहुड तक वो मौजूद रहते हैं। उन सभी रिफ्लेक्सेस को आपको सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए में है ब्लिंकिंग, कफिंग, रूटिंग एंड गैग रिफ्लेक्स। ऑप्शन बी में है ब्लिंकिंग, कफिंग, स्नीजिंग, गैग रिफ्लेक्स। ऑप्शन सी इज रूटिंग, sneezing, swallowing, coughing reflex. Option D, stepping, blinking, coughing, sneezing. इन चारों में से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन से रिफ्लेक्सेस जन्म के समय आ जाते हैं और अडल्ट एज तक रहते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ब्लिंकिंग, कफिंग, स्नीजिंग, गैग रिफ्लेक्स। ब्लिंकिंग, कफिंग, स्नीजिंग और गैग रिफ्लेक्स, ये चारों रिफ्लेक्सेस बच्चे में मौजूद रहते हैं टिल अडल्टहुड। रूटिंग रिफ्लेक्स और स्टेपिंग रिफ्लेक्स दोनों ही 3 से 4 महीने की उम्र पर गायब हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। रूटिंग रिफ्लेक्स का मतलब है जब किसी न्यूबॉर्न बेबी के चीक पर आप टच करेंगे तो वो अपने माउथ को उस एरिया की तरफ मूव करेगा जहां पर उसे टच सेंसेशन फील हो रहा है। ऐसा करके बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग में हेल्प मिलती है। स्टेपिंग रिफ्लेक्स वो रिफ्लेक्स है जिसमें यदि बेबी को आप खड़ा करते हैं उसके पैरों पर
तो अपने पैरों को अप डाउन करता रहता है, ये स्टेपिंग रिफ्लेक्स है। क्वेश्चन नंबर 7, द आइडल स्टोरेज टेम्परेचर फॉर अ पोलियो वैक्सीन। किसी पोलियो वैक्सीन को स्टोर करने के लिए आइडल टेम्परेचर कितना माना जाता है? ऑप्शन ए -20 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी -10 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी -5 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर ऑप्शन डी -15 डिग्री सेंटीग्रेड। The right answer is option A -20 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखिएगा, यदि आपसे पूछा जाए कि आइडल स्टोरेज टेम्परेचर क्या है तो आप बताएंगे -20 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, इन कोल्ड चेन द टेम्परेचर इज मेंटेन्ड बिटवीन। कोल्ड चेन में कितना टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है? यहां पर आपको दो ही ऑप्शंस मिलेंगे। ऑप्शन ए में है +2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी इज -2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। कोल्ड चेन में कितना टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। याद रखिएगा, कोल्ड चेन में टेम्परेचर जो होता है 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है, +2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। आइए जान लेते हैं कोल्ड चेन क्या है, इसकी डेफिनेशन के बारे में। अ सिस्टम ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वैक्सीन्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू वैक्सीन साइट एट लो टेम्परेचर कॉल्ड कोल्ड चेन। जिस जगह पर वैक्सीन बनाया गया है उस जगह से वैक्सीनेशन साइट तक वैक्सीन को एक मिनिमम टेम्परेचर पर पहुंचाना, ट्रांसपोर्ट करना ताकि वैक्सीन खराब ना हो, कोल्ड चेन प्रोसेस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9, वेजाइनल कैनाल नॉर्मली हैज। यहां पर आपको वेजाइना की एसिडिक या बेसिक होने को सेलेक्ट करना है। एसिड एनवायरमेंट, ऑप्शन बी एल्कलाइन एनवायरमेंट, ऑप्शन सी न्यूट्रल एनवायरमेंट, ऑप्शन नन ऑफ द अबव, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। वेजाइनल कैनाल में नॉर्मली एसिड एनवायरनमेंट होता है, एसिड मीडियम होता है। आइए इसके बारे में बात करें। वेजाइना इज हाईली एसिडिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। याद रखिएगा, वेजाइना में लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है, जिसे आप डोडरलिन बेसिलाई के नाम से भी जानते हैं। और ये बैक्टीरिया वहाँ मौजूद ग्लाइकोजन को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता रहता है। इसी वजह से वेजाइना का जो मीडियम है वो एसिडिक होता है। एक हेल्दी वुमेन की वेजाइना में लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है जो ग्लाइकोजन को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है, और इसी वजह से वेजाइना की पीएच एसिडिक होती है। वेजाइना की पीएच का एसिडिक होना वुमेन के लिए हेल्पफुल है, बिकॉज एसिड एनवायरनमेंट में दूसरे हार्मफुल बैक्टीरियाज के ग्रो होने की संभावना लगभग खत्म हो जाती है। और एक तरह से देखा जाए तो ये अच्छी बात है, प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट बन जाता है, सो इट इज़ बेनिफिशियल। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि नॉर्मल पीएच कितनी होती है वेजाइना की, तो आप बताएंगे 3.5 से 4। वेजाइना की नॉर्मल पीएच 3.5 से 4 के बीच होती है। बिफोर मेंस्ट्रुएशन एंड आफ्टर मेनोपॉज pH will be higher than 4.5 which may cause bacterial vaginosis। मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने से पहले और मेनोपॉज होने के बाद
वेजाइनल पीएच 4.5 से ज़्यादा हो जाती है, यानी कहीं ना कहीं जो एसिडिक एनवायरनमेंट है वो कुछ कम एसिडिक हो जाता है और इसी वजह से वहाँ पर बैक्टीरियल ग्रोथ या बैक्टीरियल वेजिनोसिस होने की संभावना बढ़ जाती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी proliferation and activity of lactobacillus increases due to increased level of estrogen which causes increased acidity of vagina। प्रेगनेंसी के दौरान वुमेन में एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। इस बढ़े हुए एस्ट्रोजन की वजह से लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की एक्टिविटी और डिवीजन काफ़ी बढ़ जाता है और इसी कारण से प्रेगनेंसी के दौरान वेजाइनल पीएच और ज़्यादा कम हो जाती है, यानी हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट देखने को मिलता है। इन अ हेल्दी वुमेन Doderner's bacilli is the only organism found in upper 2/3 of vagina। ये क्वेश्चन एग्जाम में पीछे पूछा गया था कि एक हेल्दी वुमेन है, उसकी वेजाइना के अपर 2/3 पार्ट में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, तो आपको बताना था Doderner's bacilli, जो कि हमने अभी डिस्कस किया था। वेजाइनल फ्लोरा डिस्कवर्ड बाय जर्मन गायनेकोलॉजिस्ट एल्बर्ट डॉडरलिन। वेजाइनल फ्लोरा की डिस्कवरी जर्मन गायनेकोलॉजिस्ट एल्बर्ट डॉडरलिन के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10। A 20 years old client was diagnosed with dependent personality disorder। एक 20 साल का क्लाइंट है जिससे डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हुआ है। Which behavior is most likely to be evidence for ineffective individual coping। इस डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से सफर पर्सन में इनइफेक्टिव इंडिविजुअल कॉपिंग का कौन सा साइन या सिम्टम आपको देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए, रिकरेंट सेल्फ डिस्ट्रक्शन, वो बार बार खुद को नुकसान पहुंचाता है। ऑप्शन बी, अवॉइडिंग रिलेशनशिप, वो किसी भी प्रकार की रिलेशनशिप से दूर रहता है। ऑप्शन सी, शोविंग इंटरेस्ट इन सॉलिटरी एक्टिविटीज, वो सॉलिटरी एक्टिविटीज में इंटरेस्ट शो करता है। या फिर ऑप्शन डी, इनएबिलिटी टू मेक चॉइसेस एंड डिसीजंस विदाउट एडवाइस, वो किसी और की सलाह लिए बिना खुद से कभी भी कोई जजमेंट नहीं कर पाता, कोई डिसीजन नहीं ले पाता। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सी फाइंडिंग इनइफेक्टिव इंडिविजुअल कोपिंग में आपको मिलेगी। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इनएबिलिटी टू मेक चॉइसेस और डिसीजंस विदाउट एडवाइस। ऐसे पर्सन्स, ऐसे क्लाइंट बिना किसी से एडवाइस लिए, बिना किसी से पूछे कोई भी डिसीजन अपने हिसाब से नहीं ले पाते। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। आइए जान लेते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या है, डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या है। सबसे पहले बात पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज अ पैथोलॉजिकल डिस्टर्बेंस ऑफ द patterns of perception, communication and thinking that impair a person's ability to function effectively called personality disorder। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर या कंडीशन है जिसमें किसी पर्सन के परसेप्शन, कम्युनिकेशन और थिंकिंग, इन तीनों में से किसी का या तीनों का ही इम्पेयरमेंट हो जाता है, बाधा आ जाती है, रुकावट आ जाती है, जिसकी वजह से वो इफेक्टिवली फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता, कोई भी काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाता, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहलाता है। सिंपली याद रखिएगा, अगर क्लाइंट के परसेप्शन, कम्युनिकेशन और थिंकिंग में किसी भी प्रकार की रुकावट आ जाए तो उसे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंटेंस लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ एस्टीम, अनेबल टू टेक
independent decisions and function independently. Independent personality disorder. इस डिसऑर्डर से सफरिंग पर्सन कोई भी डिसीजन खुद नहीं ले पाता। इस तरह के डिसऑर्डर से सफरिंग पर्सन में सेल्फ कॉन्फिडेंस का अभाव होता है, सेल्फ एस्टीम का अभाव होता है। ये इस चीज के बारे में इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, the percentage of flow of oxygen in red color Venturi mask. Venturi mask एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस मास्क में अलग अलग कलर्स आते हैं और हर कलर के साथ कुछ अलग फ्लो रेट होती है। तो आपको बताना है कि रेड कलर वाले वेंचुरी मास्क में ऑक्सीजन फ्लो रेट और ऑक्सीजन परसेंटेज कितना डिलीवर किया जा सकता है। ऑप्शन ए 35% एंड 8 लीटर पर मिनट, ऑप्शन बी 24% एंड 2 लीटर्स पर मिनट, ऑप्शन सी 40% एंड 10 लीटर पर मिनट, ऑप्शन डी 28% एंड 8 लीटर्स पर मिनट। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अगर आप किसी क्लाइंट को रेड कलर वेंचुरी मास्क दे रहे हैं तो इस मास्क के द्वारा 40% ऑक्सीजन अमाउंट डिलीवर किया जाएगा और 10 लीटर पर मिनट की रेट से ऑक्सीजन दी जाएगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 5 इंपॉर्टेंट कलर के वेंचुरी मास्क जो अक्सर पूछे जाते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप ब्लू वेंचुरी मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके द्वारा 24% FiO2 और 2 लीटर पर मिनट की रेट से ऑक्सीजन दी जा सकती है। वाइट वेंचुरी मास्क से 28% विद 4 लीटर पर मिनट, येलो वेंचुरी मास्क में 35% और 8 लीटर्स पर मिनट, रेड वेंचुरी मास्क में 40% और 10 लीटर्स पर मिनट और ग्रीन वेंचुरी मास्क में सबसे ज़्यादा 60% और 12 लीटर्स पर मिनट। एग्जाम के लिए ग्रीन कलर, ब्लू कलर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेक स्क्रीनशॉट। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आपको आज के ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।